गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। बिकॉज घर से सुरक्षित कोई दूसरी जगह नहीं है, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखें, घर पर रहें। एकदम जरूरी हो तो ही घर के बाहर जाएं, वरना ना जाएं। चलो, एडवाइस देने का काम खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पर। इफ यू रिमेंबर, यदि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 खत्म करके दिया था। इस चैप्टर नंबर 1 में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस करी थी। एक हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, और दूसरा हमने डिस्कस किया था क्वालिटीज ऑफ ए सेक्रेटरी, कि एक अच्छा सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिटीज है। इसके बाद ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव से सॉल्व कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो किताब के पीछे की तरफ में आंसर्स दिए हुए हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे आकर के पूछ सकते हैं। अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2, एंड दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब शुरुआत में अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में जो सेक्रेटरी है, इसमें सबसे मेन वाला सेक्रेटरी जो है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। वेल, जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग के ऊपर हम बाद में आएंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि भाई ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इट इज ए लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, आपने टाटा का नाम सुना होगा, टाटा कंपनी। आपने मारुति का नाम सुना होगा, मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि कार्स बनाती है। ये सभी कंपनियां हैं लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकी शुरुआत कैसे क्या हुई, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको ध्यान में होगा, इन 1760, सन 1760 इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्नैकुलर मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसने इस बात को औद्योगिक क्रांति के रूप में पढ़ा होगा। हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा औद्योगिक क्रांति, या इंग्लिश में उसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत सन 1760 में इंग्लैंड में हुई, जब स्टीफनसन नाम के व्यक्ति ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। इस स्टीम इंजन आने की वजह से क्या हुआ सर? स्टीम इंजन आने की वजह से मशीन्स, इन मशीन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण में बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में स्टीम इंजन आया। इस स्टीम इंजन को हमने
जब मशीन्स में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब बेसिकली क्या हुआ कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन एज वेल एज लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई कि भाई अगर आपको बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो यू नीड ए फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत बड़ी जगह पर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या सुविधा होती है, बहुत सारी मशीनें लगी हुई होती है, बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। जाहिर बात है इसके लिए जरूरत पड़ती है लार्ज कैपिटल की। किसकी जरूरत पड़ती है? लार्ज कैपिटल। और लार्ज कैपिटल के साथ साथ में जरूरत पड़ती है अच्छे मैनेजमेंट की, यानी कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। इस लार्ज कैपिटल और एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए ही हमने इंट्रोड्यूस किया जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसको इंट्रोड्यूस किया? जॉइंट स्टॉक कंपनी को। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था लार्ज कैपिटल और एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मानव इतिहास में 1760 एक टर्निंग पॉइंट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारे उत्पादन और वितरण के तरीके को, यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के तरीके को बदल दिया। 1760 से पहले, 1760 से पहले हालात अलग थे, 1760 के बाद हालात बदल गए। क्या फर्क आया? That is before industrial revolution and after industrial revolution। उस डिफरेंस को, उस फर्क को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप इसको क्विकली अगर कॉपी डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी डाउन कर लें, अदरवाइज आप इसका एक पिक्चर क्लिक कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। हट जाता हूं मैं इधर, यस, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। So if you want to copy it down, or if you want to, you can take a screenshot. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस 1760 से पहले क्या हालात थे और 1760 के बाद में हालात में क्या बदलाव आए। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है हमारा। इस इंट्रोडक्शन में प्रायर टू 1760, प्रायर का मतलब होता है बिफोर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फिर 1760 के बाद, दैट इज पोस्ट 1760। पोस्ट का मतलब है बाद, प्रायर का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद, यानी कि आफ्टर
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब एक एक करके फर्क देखते जाना, 1760 से पहले क्या था और 1760 के बाद क्या सिचुएशन है। प्रायर टू 1760, बिफोर 1760 हम जो प्रोडक्शन करते थे वो स्मॉल स्केल पर किया जाता था, बराबर है। सो देयर वाज प्रोडक्शन ऑन स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल पर। स्मॉल स्केल पर क्यों प्रोडक्शन? क्योंकि हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे, हाथों से प्रोडक्शन करते थे। मैन्युअल प्रोडक्शन हुआ करता था, और मैन्युअल प्रोडक्शन में क्या होता है, स्पीड कम होती है, और स्पीड कम होने की वजह से स्मॉल क्वांटिटी में उत्पादन किया जाता था। सो देयर वाज मैन्युअल प्रोडक्शन। हैंडमेड, मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे, छोटे मोटे जो औजार होते थे उन्हीं की मदद से उत्पादन किया जाता था। सिंपल टूल्स एंड इक्विपमेंट, सिंपल टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करते थे। बट 1760 के बाद में हालात बदल गए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों होने लगा? क्योंकि हम प्रोडक्शन करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते थे। सो इधर अगर 1760 के बाद के हालात अगर हम देखें तो प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। दूसरी बात कि ये लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कैसे होता था सर? मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, बराबर है। मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल होने लगा। 1760 के पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो स्मॉल स्केल में हम प्रोडक्शन करते थे वो प्रोडक्शन घरों में ही होता था। लोग अपने घर में ही उत्पादन करते थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज जिसको कहते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये घरों में ही चलती थी। सो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था। एट होम, घरों में उत्पादन किया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला अपने घर में ही उत्पादन कर रहा है, चटाई है, टोकरी है, कपड़े बनाने वाला है, लकड़ी का सामान बनाने वाला, ये सब लोग अपने घर पर ही प्रोडक्शन करते थे। लेकिन 1760 के बाद जब मशीन्स का इस्तेमाल होने लगा तो ये मशीन्स घर में नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मशीनें थी। इन बड़ी बड़ी मशीनों के लिए हमें फैक्ट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, यानी कि अब उत्पादन घर में होने की बजाय फैक्ट्रियों में होने लगा। सो फैक्ट्री सिस्टम was introduced। लोग घर से फैक्ट्री जाने लगे और फैक्ट्री जा करके काम करते थे, मशीन पर मेहनत करते थे और प्रोडक्शन करते थे। 1760 से हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे स्मॉल स्केल में घरों पे, इसके लिए लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता था।
यानी कि आज मिट्टी के बर्तन बनाने वाला गांव की नदी या गांव के तालाब में जो मिट्टी मिलती थी उसी से वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। लोकल अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज होते थे उसी से उत्पादन किया जाता था कि भाई मेरे आसपास में जो कुछ भी मिलेगा उसी को मैं अपने प्रोडक्शन के लिए यूज करूंगा। सो लोकल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, लोकल सोर्सेस का इस्तेमाल करते थे या लोकल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते थे उत्पादन करने के लिए कि भाई आसपास में जो कुछ भी मिलता है उसी से मैं प्रोडक्शन करूंगा और प्रोडक्शन करके बेच के आऊंगा। मार्केट भी बेचने के लिए लोकल ही हुआ करते थे, यानी कि सामान बनाने के बाद कि भाई मान लो मैं कुम्हार हूं, मिट्टी के बर्तन बनाता हूं, तो ये मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद में मैं चाइना नहीं जाता था बेचने के लिए, मैं यूएसए को मिट्टी के बर्तन एक्सपोर्ट नहीं करता था। लोकल जो मंडी होती थी उस मंडी में मैं ले जा करके उसको बेच देता था, यानी कि देयर वाज लोकल मार्केट। ये देख, प्रोडक्शन के लिए जिस साधन की आवश्यकता थी वो भी लोकल रिसोर्सेस थे और प्रोडक्शन हो जाने के बाद बेचने के लिए भी उसे लोकल मार्केट में ले जाके बेच दिया जाता था। क्यों लोकल? अरे लोकल इसलिए क्योंकि उस समय में ट्रांसपोर्ट के साधन अवेलेबल नहीं थे, मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, छुक गाड़ी नहीं था, रे हवाई जहाज नहीं था, देश विदेश ले जाऊं कैसे, विदेश से रॉ मटेरियल लाऊं कैसे। So modern means of transport were not available. No modern means of transport, बैलगाड़ी होती थी, ऊंट गाड़ी होती थी, ऐसे ही किसी साधन का इस्तेमाल करके मैं अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट तक लेके जाता था और लेके जाने के बाद उसे लोकल मार्केट में बेच देता था। 1760 के बाद एक हालात में बदलाव आया, फैक्ट्री सिस्टम आ जाने के बाद अब मैं लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहा था। लार्ज स्केल में लोकल में अवेलेबल रिसोर्सेस कम पड़ते थे तो मैं दूर दूर से साधन मंगाने लगा। गाड़ी बनाने वाली कंपनी विदेशों से आयरन और स्टील मंगाने लगी। सो बहुत सारे मटेरियल्स दूसरे देशों से दूर दूर से लाए जाने लगे। सो यू कैन से रिसोर्सेस फ्रॉम फार ऑफ। आज कार बनाने वाली कंपनी जब इंडिया में कार बनाती है तो उसके लिए जो स्टील का इस्तेमाल होता है वो स्टील वो जापान से या कोरिया से इंपोर्ट करती है, क्योंकि वहां का स्टील बहुत हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का आता है। सो दैट इज हाउ रिसोर्सेज दूर दूर से लाए जाने लगे। जो प्रोडक्ट बनाते थे लार्ज स्केल में है तो लोकल मार्केट में तो उतना बिकेगा नहीं, तो दूर दूर ले जाके बेचने लगे। यानी कि लोकल मार्केट में बेचने के साथ साथ अब मार्केट जो है नेशनल के अलावा इंटरनेशनल भी हो गया। एक कंपनी जब आज कार मैन्युफैक्चर करती है, टेलीविजन मैन्युफैक्चर करती है, कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है, तो अपने देश में बेचने के साथ साथ उसे विदेश में एक्सपोर्ट भी करती है। यानी कि लोकल मार्केट की बजाय अब हो गया नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट हो गया। मॉडर्न मीन्स अब ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट यानी कि दूर दूर तक ले जाके बेचने के लिए मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए।
पहले क्या मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, अब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो गए। सो इन मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रेलवेज है, एयरलाइंस है, बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज की शिप्स है, इनके जरिए मैं दूर दूर के देशों में ले जा करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूं। सो देयर इज मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। 1760 के पहले क्यों कि मैं स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहा था, लोकल मार्केट में ऑपरेट करता था, इस वजह से मुझे चाहिए था लेस कैपिटल। मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था लेस कैपिटल। बहुत कम कैपिटल से मैं अपने घर में ही छोटा मोटा काम शुरू कर लेता था, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता और उसको मार्केट में ले जाके बेच देता। लोकल मार्केट में ले जाना था, मुझे उसके लिए कोई ट्रक की आवश्यकता नहीं थी, बैलगाड़ी में डाल के ले जाके बेच देता था। तो मेरे को बहुत कम कैपिटल की आवश्यकता थी, और क्योंकि मेरा बिजनेस छोटे पैमाने पर था, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा मैनेजमेंट एबिलिटी की भी आवश्यकता नहीं थी कि मेरे पास एमबीए का डिग्री होना चाहिए तो ही मैं अपने मिट्टी के बर्तन का बिजनेस चला पाऊंगा। अरे मिट्टी का बर्तन का बिजनेस करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, लकड़ी का सामान या फर्नीचर बनाने के लिए क्या एमबीए की डिग्री चाहिए? क्या बीएससी या एमएससी की डिग्री चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए? नहीं। एफिशिएंट मैनेजमेंट की भी आवश्यकता नहीं थी। देयर वाज, यू कैन से, मैनेजमेंट की एबिलिटी अगर कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन 1760 के बाद में हालात बदल गए दोस्त। 1760 के बाद हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने लगे। इस लार्ज स्केल में प्रोडक्शन जो होता था वो फैक्ट्री सिस्टम में होता था। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे थे। जाहिर बात है इन सब के लिए हमें जरूरत थी लार्ज कैपिटल की, एम आई राइट? और लार्ज कैपिटल के साथ साथ हमको चाहिए था एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि अच्छी तरीके से अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा ये बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। वी नीड एफिशिएंट मैनेजमेंट। सो लार्ज कैपिटल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। 1760 से पहले स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा था, लिमिटेड कैपिटल और मैनेजमेंट एबिलिटी, इसलिए उस समय में क्या तो मैं बिजनेस अकेला खुद कर लेता था या अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर के बिजनेस कर लेता था। सो नॉर्मली उस समय के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडिंग, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसको मैं अकेला शुरू करके चलाता हूं, या तो फिर मैं अपने किसी दोस्त के साथ कर लेता था पार्टनरशिप, और या तो अपना पारिवारिक बिजनेस चलाता था जिसको हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो 1760 से पहले इस प्रकार के छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलते थे, जहां पर एक अकेला व्यक्ति सोल ट्रेडिंग के रूप में, 2-3 व्यक्ति पार्टनरशिप के रूप में, या एक परिवार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रूप में अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाता था, बिजनेस कंडक्ट करता था। क्योंकि बिजनेस छोटे पैमाने पर हो रहा था, लिमिटेड कैपिटल चाहिए था, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी चाहिए थी, वो ये जरूरत पूरी कर देता था। लेकिन 1760 के बाद देख, लार्ज कैपिटल,
क्योंकि लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए। ये लार्ज कैपिटल और एफिशिएंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप या जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या इंट्रोड्यूस किया हमने? इंट्रोड्यूस किया जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में एफिशिएंट मैनेजमेंट दे सकती है। सो दिस इज द चेंज 1760 से पहले, 1760 के बाद। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्रमिक विकास हुआ है, पहले सोल ट्रेडिंग, फिर पार्टनरशिप, फिर जॉइंट हिंदू, फिर जॉइंट स्टॉक, इसके ऊपर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देख लेंगे। कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा ऑन पेज नंबर 16। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा इवोल्यूशन की बात करेंगे, और इवोल्यूशन की बात करने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस चैप्टर में तकरीबन जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग और जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।